वेलकम स्टूडेंट्स। ऑल सब्जेक्ट लक्ष्य अक्षय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने 1857 से लेकर के 1950 तक का इतिहास की जानकारी आपने मेरे द्वारा बनाई गई पहली जो वीडियो थी उनमें प्राप्त कर ली होगी। अब 15 अगस्त 1947 के बाद की जो राजनीति है या इतिहास है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उन घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत की जो समस्याएं थी अभी खत्म नहीं हुई थी। भारत की समस्याएं तथा चुनौतियां आज भी बहुत सारी बरकरार थी। सबसे मोटी जो समस्या थी, एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करने की चुनौती थी भाई। स्टूडेंट्स, भारत में 565 देशी रियासतें थी। इन 565 देशी रियासतों के शासक थे। कोई नवाब था, कोई निजाम था, कोई राजा था, कोई देशी रियासत का मुखिया था, शासक था। उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। लेकिन स्टूडेंट्स, इस जो अब आपको विशाल राष्ट्र दिखाई दे रहा है, इसमें कहने का अभिप्राय ये है 565 देश थे। उन 565 देशों को, रियासतों को एक करना एक टेढ़ी खीर थी, बहुत भयंकर चुनौती थी। इसलिए स्टूडेंट, हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री या प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के हम ऋणी हैं। उसकी तथा उसकी जो टीम थे उसने तथा उसकी टीम ने जो भारत, अखंड भारत के निर्माण में जो योगदान दिया है, भारत का प्रत्येक नागरिक आज भी उसका ऋणी है और हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऋणी रहेगा। अब हम मुख्य बातों पे आ जाते हैं। जिस समय भारत आजाद होया, 565 देशी रियासतें थी। इन 565 देशी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड राष्ट्र बनाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सभी प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया है ताकि एक विशाल राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। इसलिए स्टूडेंट्स, कई रियासतें भारत में ऐसी थी जो भारत में शामिल करने में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हुई। सबसे पहली रियासत थी कश्मीर समस्या भाई। ये कश्मीर एक रियासत थी भाई। कश्मीर रियासत को भारत में मिलाने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा। बहुत सारे, न केवल कश्मीर बल्कि बहुत सारे जो शासक थे उन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया, जिसमें से एक कश्मीर भी थी भाई। कश्मीर का शासक था राजा हरि सिंह भाई। ये एक हिंदू राजा था भाई। राजा हरि सिंह ने भी कश्मीर को भारत में मिलाने से मना कर दिया। न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी मिलाने से मना कर दिया। और ये कश्मीर को स्वतंत्र रियासत रखने के लिए या स्वतंत्र देश बनाए रखने में विश्वास रखने लग गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात हुई भाई, भारत की एक जो सरकार थी उसने कश्मीर की मुद्दे को छोड़ दिया। अगर कोई नहीं मिलता, बात में शामिल नहीं होता तो कोई बात नहीं, उन्होंने ढीला छोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य से सितंबर 1947 में, सितंबर 1947 में कश्मीर रियासत के ऊपर पाकिस्तान की एक कबीलाई जो आदिवासी जाति है उसने आक्रमण कर दिया भाई।
कब? सितंबर 1947 को। अब जो ये डोगरा वंश, ये जो राजा हरि सिंह था भाई, ये डोगरा वंश का था। कई बार टेस्ट में आ जाए कौन से वंश का शासक था इसमें। कश्मीर में जब भारत स्वतंत्र हुआ, डोगरा वंश था भाई। और कश्मीर में जो अंतिम जो शासक हुआ रियासत का, हरि सिंह था। सितंबर 1947 में पाकिस्तान की जो आदिवासी जाति है, इसको कबीलाई जाति कहते हैं, उसने आक्रमण कर दिया, वहां लूटपाट मचा दी भाई। और लूटपाट मचा दी तो राजा हरि सिंह और उसकी सेना से ये कंट्रोल नहीं हुआ, अशांति बढ़ गई इस क्षेत्र में। और ये अक्टूबर 1947 में, वैसे तो सितंबर में लग गया था आस करने के लिए, भाई भारतीय जो सेना है जो हमारी मदद करेगी, लेकिन भारत ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया इस समय। अक्टूबर 1947 में राजा हरि सिंह ने दिल्ली में की जो सरकार थी, दिल्ली में जो भारतीय सरकार थी, उससे शरण ली। और 25 अक्टूबर 1947 को जो कृष्ण मेनन थे, उनके नेतृत्व में भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में गई। और 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने औपचारिक रूप से एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कश्मीर रियासत को भारत में विलय कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की इस आदिवासी जाति के आक्रमण की आड़ में पाकिस्तान ने कई हजार वर्ग मील क्षेत्र पर, कश्मीर के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, जिसको हम POK के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। एक कुछ हिस्सा भारत के पास है, कुछ पाकिस्तान के पास है। लेकिन जो शासक था हरि सिंह, उसने संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, विलय की घोषणा भी कर दी औपचारिक रूप से 26 अक्टूबर 1947 को। और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने जो कबीलाई जाति थी उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उसको खदेड़ दिया। लेकिन समस्या का अब भी समाधान नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान की जो कबीलाई जाति थी उसमें छिटपुट घटनाएं होती रही। और 31 दिसंबर को भारत सरकार इस मुद्दे को, कश्मीर रियासत के मुद्दे को UNO में ले गई भाई। एक नया शब्द आया भाई, UNO। ये UNO क्या है भाई? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं भाई, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी, ताकि विश्व में कोई तृतीय विश्व युद्ध ना हो और विश्व में शांति बनी रहे और विश्व के युद्धों को रोका जा सके। इसलिए UNO एक विशाल, संक्षेप में कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, UNO एक देशों की विशाल पंचायत है, अंतरराष्ट्रीय पंचायत है, जो गांव में पंचायत होती है भाई। इस UNO के भाई 6 अंग हैं। और इसका पहला अंग महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद है भाई, तीसरा सामाजिक और आर्थिक परिषद है, चौथा न्यास परिषद है, पांचवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, छठा सचिवालय है भाई। इसका जो दूसरा अंग है ना, सुरक्षा परिषद, जो एक महत्वपूर्ण अंग है। इस सुरक्षा परिषद में 31 अक्टूबर 1947 को मुद्दे को लेके भाई, 31/12 को भाई, और कित लेके गए? UNO की सुरक्षा परिषद में। ये जो UNO की जो सुरक्षा परिषद है, इसमें मुद्दा चला गया है। और इससे अपील करी कि भाई सुरक्षा परिषद के माध्यम से भाई पाकिस्तान जो सरकार है या पाकिस्तान जो सेना है, जो अशांति बना रही है, जो युद्ध कर रही है, उसको पीछे हटाओ। लेकिन सुरक्षा परिषद ने
पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन 13 अक्टूबर नहीं भाई, सॉरी, 13 अगस्त 1948 को इस तरफ ध्यान दिया, तथा जो कार्रवाई हो रही थी युद्ध की, जो अशांति हो रही थी कश्मीर घाटी में, 13 अगस्त 1948 को उसको रोकने की घोषणा करी है। भाई समझाया दोनों राष्ट्रों को, भाई आप पीछे हटो, युद्ध से कोई समाधान नहीं, दोनों बैठकर अपना समाधान करो, या हम भी आपका सहयोग करेंगे। लेकिन अब भी कोई वास्तविक शांति नहीं बनी। 1 जनवरी 1949 को भारत तथा पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी औपचारिक रूप से, और ये विश्वास हो गया दोनों देशों में, बैठ कर जो पीओके है उस पर भी, और जो भारत का अधीन जो कश्मीर है उसके ऊपर भी विचार विमर्श करेंगे और समस्या का बैठकर समाधान करेंगे, और जो कश्मीर की जो जनता है उससे भी राय लेंगे या जनमत कराएंगे। लेकिन जनमत संग्रह भी होगा। औपचारिक रूप से जो डोगरा वंश के अंतिम शासक हरि सिंह हैं वो घोषणा करके चले गए, और आज भी हमारे पास वो संधि पत्र पर हस्ताक्षर विले के रखे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे को स्थायी समाधान चाहती थी, भाई बार बार ये ना मुद्दा उठे, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन 1951 में भाई 1951 में जम्मू कश्मीर की जनता को तथा शासक तथा नेताओं की, जो जम्मू कश्मीर के जो शासक हैं, जनता है, उसकी मांग के अनुसार 1951 में भाई 1951 में जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए संविधान सभा का निर्माण हो गया भाई। ये संविधान सभा बना दी भाई अब, ताकि इस समस्या का समाधान हो जाए। किसका? जम्मू कश्मीर रियासत का। अब फरवरी 1954 में औपचारिक रूप से संविधान सभा ने कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया, और साथ में यह भी घोषणा कर दी कि किसी भी प्रकार का कश्मीर की जनता के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अभिन्न अंग है, और भारत के कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होंगे, और जम्मू कश्मीर के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। लेकिन भाई 1953 में एक घटना और होगी, जो हमारा 1947 में यूएनओ में जो मुद्दा दायर था ना भाई, 1953 में पाकिस्तान ने उसको वहां से उठा लिया। भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो गए, भाई द्विपक्षीय वार्तालाप से इस समस्या का समाधान करेंगे, न कि यूएनओ के माध्यम से। दोनों सहमत हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से भाई 1954 में सीटों की स्थापना होगी भाई, एक नया आ गया सीटो, SEATO, सीटो। एक नाटो है भाई, सीटो, सेंटो और नाटो, ये नॉर्मल उसमें बता देता हूं भाई। 1954-55 में ये घटना हुई, सीटो बनया भाई 1954 में, और नाटो बनया 1949 में। ये भाई सैन्य संगठन है अमेरिका के। 1945 से लेकर के अमेरिका, एक ध्रुव अमेरिका का बन गया, एक ध्रुव सोवियत संघ का। पूरा विश्व दो गुटा में बट गया भाई, और पूरे विश्व में अशांति बन गई। और ये जो सीटो, सेंटो और ये नाटो गुट थे ना, ये बनाए थे अमेरिका ने, और वार्सा पैक्ट बनाया था सोवियत संघ ने। भारत ने देखा भाई पूरा विश्व दो गुटा में बट गया था, तृतीय विश्व युद्ध संभव है, किसी भी टाइम हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, तो भारत इनसे दूरी बनाने लग गया। लेकिन पाकिस्तान ने इन सैन्य गुटों से समझौता कर लिया।
और जबकि सैन्य गुट ऐसे गुट होते हैं जो शांति में बाधा उत्पन्न करते हैं। भारत ने सोचा कि भाई करे हमारे पे भी कार्रवाई करवा दे, गुट बना लिया ही न रहे, तो जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हो गया, जिससे विवाद की जो सीमा थी वो फिर संविधान सभा में रहेगी भाई बात। पहले 26 अक्टूबर 1947 में राजा हरि सिंह ने विलय कर दिया कश्मीर का, और फरवरी 1954 में संविधान सभा ने विलय कर दिया, और 1956 में 17/11/1956 को एक धारा 370 जोड़ दी भाई। ये और समझने की बात है, ये धारा 370 की है भाई। ये धारा 370 है भाई, भारत में जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा बना दे दिया। जिस तरह एक घर में 10 आदमी हैं तो 9 का जो असामान्य रख दिया, 10वां एक विशेष हो गया। और इस धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को सब्सिडी की व्यवस्था कर दी, विशेष सुविधाएं देने की घोषणा कर दी। साथ में जम्मू कश्मीर की जो जनता है, विशेषकर लड़कियां हैं, बाहर के किसी लड़के से, भारत के किसी अन्य राज्य के लड़के से शादी नहीं करेंगी। अगर वो शादी करेंगी तो वो जम्मू कश्मीर की जो संपत्ति है, कश्मीर की जो संपत्ति है लड़की की, वहां से उसको हाथ धोना पड़ेगा, अर्थात उस लड़की को, वहां की उसकी लड़की की नागरिकता खत्म हो जाएगी। दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होगी एक प्रकार से, एक भारत की नागरिकता, एक कश्मीर की नागरिकता, जो अलग से संविधान हो गया कश्मीर का। और साथ में कोई बाहर का आदमी, मतलब कश्मीर को छोड़ करके कोई बाहर का, भारत का ये नागरिक वहां संपत्ति नहीं खरीद पाओगा, ये व्यवस्था कर दी। अलग झंडा होगा, भारत का तिरंगा झंडा भी माना जाएगा, और अन्य उनका अपना एक झंडा होगा, वो भी अलग से वो रख सकते हैं। तो इस प्रकार जो धारा 370 बना दी भाई। और 17/11/1956 में, 17 नवंबर 1956 में ये बना करके 26 जनवरी 1957 को जो संविधान सभा बनी थी 1951 में, यह भंग होगी भाई, खत्म होगी। लेकिन भाई अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, विशेष उपबंध थे, अलग सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी शांति नहीं बनी भाई। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1962 में भारत और चाइना की लड़ाई हुई भाई। पाकिस्तान का झुकाव जम्मू कश्मीर के कारण चाइना की तरफ रहा भाई। 1965 में फिर दोबारा वैसे तो पहली बार भारत के ऊपर आक्रमण 1965 में हुआ था, क्योंकि 1947 का जो आक्रमण था वो कश्मीर के ऊपर माना जाता है, भारत के ऊपर नहीं माना जाता भाई। लेकिन भारतीय सेना ने कार्रवाई करी थी। 1965 में फिर भाई युद्ध हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1999 में फिर कारगिल युद्ध होया भाई। मतलब दोनों राष्ट्रों में कश्मीर के कारण विवाद उत्पन्न रहा है भाई। सितंबर 2016 में उरी में आतंकवादी हमला कर दिया भाई पाकिस्तान ने। कि तब पाकिस्तान बैट की स्थापना करता है भाई। ये बैट क्या है भाई, इसमें कुछ जो है भारत पाकिस्तान के सैनिक होते हैं, कुछ आतंकवादी होते हैं, उनका जो संगठन होता है 7:3 का, उसको हम बैट के नाम से जानते हैं भाई। इस तरह दोनों राष्ट्रों में विवाद रहता है भाई। सितंबर 2016 की जो घटना थी, उरी की आतंकवादी घटना, ये भारत और पाकिस्तान में बहुत ही तनाव की घटना बनी। भारत ने इसका बदला लेते हुए अक्टूबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया भाई। और सर्जिकल स्ट्राइक करके
पाकिस्तान के कई किलोमीटर अंदर घुस करके पाकिस्तान के आतंकवादी जो संगठन थे उनके ऊपर कार्रवाई करी, लेकिन समस्या का समाधान अब भी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर की समस्या जो की तो अब भी थी। अब 14 फरवरी 2019 में भाई एक और भयंकर घटना होगी। भारत की जो मिलिट्री की जो गाड़ियां थी, फौज की जो गाड़ियां थी, कई गाड़ियां जा रहे थे और पाकिस्तान के जैश मोहम्मद जैश के जो नेतृत्व में पुलवामा में आतंकवादी हमला करवा दिया भाई। और भारत के 40 से ज्यादा 40 जो सैनिक थे उनकी निर्मम हत्या करवा दी भाई। उस गाड़ी को ही उड़वा दिया भाई 370 किलो आरडीएक्स के द्वारा। और जैश मोहम्मद ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया भैया आतंकवादी हमला मन न करवाया है। इस प्रकार जो 14 फरवरी 2019 की घटना से और एक और भी घटना हुई, पाकिस्तान ने इस कश्मीर के को प्राप्त करने के लिए 13 दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला करवाया भाई। मतलब कहने का अभिप्राय यह है, छिटपुट घटनाएं तो डेली होती रहती थी कश्मीर में। कश्मीर की आम जनता आतंकवादी गतिविधियों से, पाकिस्तानी गतिविधियों से बिल्कुल परेशान हो गई थी। इब उनकी मांग थी भाई सब मोटी दिक्कत है या जो धारा 370 है इसको खत्म कर दो भाई, क्योंकि जो ये विशेष दर्जा दिया गया ना भाई, इस तो मोटी दिक्कत होगी ना। वह उड़े के आदमी, कश्मीर के आदमी, उनके साथ सौतेला व्यवहार होने लग गया। एक प्रकार से सौतेला नहीं होने लग गया भाई, ना तो जमीन खरीद सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। बाहर का आदमी तो फैक्ट्री कितना लागेगी, कंपनी कितना लागेगी, कंपनी नहीं लागेगी तो रोजगार कितना मिलेगा। वहां के नागरिक जो है बेचारे बह के वातावरण में जीने लगे। और 1990 के दौरान तो बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को भी घर से बेघर कर दिया गया। और जो धारा 370 थी इसको एक अभिशाप मानने लगे। बीच बीच में मांग उठने लगी भाई धारा 370 को खत्म किया जाए। और 5 सबसे बढ़िया काम भारत का कि जो नागरिकों की इच्छा पूर्ति तथा कश्मीर के भी जो नागरिक थे उनकी इच्छा पूर्ति 5 अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी की जो सरकार बनी हुई है उसने भाई धारा 370 को खत्म कर दिया भाई। इसको राज्यसभा, लोकसभा जो भी संविधान के नियम थे उसके तहत इस धारा 370 को खत्म कर दिया। इस धारा 370 को खत्म करने से क्या फायदे हो गए? जो 17 नवंबर 1956 में जो पार्सल्टी की जो धारा बनाई थी वह खत्म होगी भाई। धारा 370 के खत्म होने से वहां के जो नागरिक हैं वो भारत के अन्य सामान्य नागरिकों की तरह माने जाने लगे। जो 2 झंडे थे वो खत्म हो गए, दोहरी नागरिकता थी वह खत्म होगी और भारत का कोई भी आदमी वहां पर संपत्ति खरीद सकता है और वहां के आदमी किसी अन्य क्षेत्र में जाकर के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये हुई, जो संपत्ति का अधिकार था, जो लड़की का जो संपत्ति का अधिकार था वो अन्य राज्यों की तरफ उस लड़की को भी मिलेगा भाई। वहां की जो लड़की है उसको भी मिलेगा। ये व्यवस्था धारा 370 खत्म होने के द्वारा होगी। सबसे बढ़िया बात ये हुई। और इसके द्वारा हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो समस्या है वर्तमान समय में ना कोई विवाद है, ना कोई 5 अगस्त के बाद कोई घटना हुई है, शांति है। और जम्मू कश्मीर के नागरिक तथा संपूर्ण भारत के नागरिक जम्मू कश्मीर के इस प्रकार अच्छी तरह से जो इस समस्या का समाधान हो गया उससे खुश हैं। इस प्रकार जम्मू कश्मीर की समस्या का निदान हुआ। आशा है भविष्य में भी ये प्रगति करते रहेंगे। न केवल जम्मू कश्मीर, संपूर्ण भारत प्रगति करे ये आशा करते हैं और यही हमारा सबका फर्ज है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर को मिलाने में भारत ने बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हुई,
फिर दूसरी जो रियासत थी जूनागढ़ है भाई, आपने इसका पता लग गया भाई, जूनागढ़ रियासत थी भाई, इसको भी भारत में मिलाने में, स्वतंत्र भारत में मिलाने में एक दिक्कत हुई भाई। जूनागढ़ की 80% जनसंख्या हिंदू है और इसका जो शासक है वो है मुस्लिम भाई महाबत खान। महाबत खान है भाई जो शासक, इसको जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था और इसने मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान में चली गई भाई, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, जो पाकिस्तान की एक महत्वपूर्ण जुगराड़ है, कांग्रेस पार्टी को माना जाता है, स्वतंत्रता के समय से ही ये जुड़ी हुई है। उसी तरह मुस्लिम लीग पाकिस्तान में एक सबसे पुरानी पार्टी है, उससे समझौता कर लिया और सम्मेलन की घोषणा कर दी। किसने? महाबत खान ने। अब भाई ये जो है जूनागढ़ पाकिस्तान में मिला लिया गया और हस्ताक्षर भी कर दिए। और जबकि इसके चौगरदे ने, ये जो रियासत है जूनागढ़ है, ये रियासत काठियावाड़ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है और इसके चौगरदे ने भारत का की रियासतें थी। भारत का जो उप प्रधानमंत्री था तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसने समस्या को गहनता से लिया। उसने सोचा कि भाई आज तो जूनागढ़ गया है और कल ने जो है गुजरात में भी तो सांप्रदायिक दंगे हैं हिंदू मुसलमान के, कल ने गुजरात भी जागा। और उसने स्थिति को समझते हुए, और दूसरी बात, जूनागढ़ के आम आदमी, आम जनता, वो महाबत खान तथा उसके परिवार से घृणा करते थे, ना वो इस समझौते थे खुश थे। उन्होंने विद्रोह कर दिया भाई। और जो ये विद्रोह होया ना, और इस विद्रोह से भारत के जो उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पर सेना भेज दी और उस सेना के द्वारा फरवरी 1948 में वहां कार्रवाई हुई भाई। और कार्रवाई के तहत जो शासक था महाबत खान, वो तथा उसका परिवार धन दौलत को लेकर के विमान के माध्यम से कराची भाग गया। और जब कराची भाग गया तो वहां पर जनता के जनमत संग्रह से, वैसे नहीं मिलाया गया भाई, 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह से वोट गिरवाई गई, जिसमें से 91 वोट ही केवल, कितनी? 91 वोट केवल पाकिस्तान की तरफ गई थी। सारी की सारी वोट जो जनता की वोट थी वो भारत की तरफ थी और भारत में शामिल होने का निर्णय लिया, जिससे जूनागढ़ की समस्या का समाधान हो गया 20 फरवरी 1948 को। इसी तरह भाई एक समस्या थी मणिपुर रियासत की भाई। मणिपुर में भाई अगली जो समस्या थी मणिपुर भाई पूर्व का एक राज्य है वर्तमान समय में हमारा। मणिपुर का जो राजा था वो था भाई बोध चंद्र सिंह, पूरा नाम देंगे बोध चंद्र सिंह है भाई। यो शासक भी इसको यहां मिलाने में विश्वास नहीं रखता था, वे भारतीय संघ में इसको मिला जाए। और विशेषकर समस्या यह आ गई, अब भाई विधानसभा के बहुमत इसने मिला लिया, किसने? मणिपुर ने। लेकिन मणिपुर के जो देसी मतलब लोकल या क्षेत्रीय कह लें उसको, जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, वो मणिपुर को भारतीय संघ में मिलाने पर ऐतराज करने लगी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सूझबूझ से काम लेते हुए बोध चंद्र को समझाया और बोध चंद्र जो वहां का शासक था उसमें और भारत सरकार के बीच में समझौता हो गया और बोध चंद्र ने जून 1948 में मणिपुर को भारतीय संघ में मिलाने की घोषणा कर दी भाई। संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार
जून 1948 को मणिपुर भी भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। अब एक भारत की जो समस्या वो यहीं खत्म नहीं हुई भाई, एक और रियासत है भाई, बहुत बड़ी रियासत है जो 132,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसी हुई थी। इसका क्षेत्र था भाई हैदराबाद भाई। जो हैदराबाद रियासत है ना भाई, यह भी एक महत्वपूर्ण रियासत है। वर्तमान समय में इसमें कुछ हिस्सा कर्नाटक का आता है, कुछ तमिलनाडु, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के कुछ हिस्से भी इसमें आते हैं। और इसका शासक था भाई उस्मान अली खान। उस्मान अली खान, इस शासक को भाई निजाम बोलिया करते वहां की जनता। और हैदराबाद में 35% से भी ज्यादा जनसंख्या हिंदू है भाई। अब इसके ऊपर पास भी ऑफर गया, भारत सरकार ने कही भाई या तो इसको भारत में शामिल कर ले, जिस तरह एक विशाल अखंड भारत का निर्माण हो जाए। लेकिन निजाम ने यह कह दिया भाई मेरे को 1 साल का टाइम दो। नवंबर 1947 में यथास्थिति का समझौता हो गया 1 वर्ष के लिए। लेकिन अब जो उस्मान अली खान था ना, उसने सोचा अब भाई जनता ना तू दबा ले, जो आदमी भारत में शामिल होने की मांग करे उस पर कार्रवाई करवा दे। और जनता ने चाहती है कि हैदराबाद है ना जो भारत में मिल जा, क्योंकि छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, जो रियासत होती है, आपने इतिहास में पता होगा भाई सिकंदर ने छोटे छोटे राज्य या टुकड़े मान करके इन रियासतों के ऊपर आक्रमण कराया था और अपने अधीन कर ली थी बहुत सारी रियासतें। उसी तरह मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गजनवी आया, उसने 17 बार, मोहम्मद गजनी 17 बार आक्रमण कराया, यहां लूट खसोट करी। भाई ये छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे क्षेत्रीय रियासतें क्या मुकाबला करेंगी। तो इस बात को जो पढ़ी लिखी जनता थी, कुछ समझदार आदमी थे, उनने भी माना और उनने अनपढ़ जनता को भी समझाया। और जनता इस शासक से भी दुखी थी भाई, और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और जो उस्मान अली खान के, जो निजाम के जो सैनिक थे, जिसको हम रसूखदार बोलते हैं भाई, वे इसके ऊपर, जनता के ऊपर कार्रवाई करने लगे, विशेषकर हिंदुओं के ऊपर। हिंदू जो है विशेषकर जो कार्रवाई कर रहे थे, अब भाई मामला भारत में शामिल करो, तो जनता के ऊपर ये जो कार्रवाई करी, इब भाई वो 1 साल भी ना होया था। इब भारत सरकार ने सितंबर 1948 में वहां पर सेना भेज दी भाई। क्यों? क्योंकि हड़म आज रहा था हैदराबाद में, हाहाकार, जनता हो ली थी परेशान। और भारत के सारे जो हिस्सा था, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में आता है ये, तो इसलिए भारतीय सेना के सामने उस्मान अली खान के जो रसूखदार थे, जो सेना थी, वह टिक नहीं पाई भाई। और अंत में इसने आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण के द्वारा सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया गया। इस प्रकार भारतीय रियासतों को मिलाने में भारत ने भाई बहुत सारी समस्याएं हुई। अब ये तो थी भारत की जो स्वतंत्र रियासतें, जो अंग्रेजा था हमने मिल ली थी, जो अंग्रेजा की गुलाम थी। कुछ क्षेत्र ऐसे भी है स्टूडेंट जो फ्रांसीसिया के और पुर्तगालियों के भी अधीन थे। अब ये सोचेंगे स्टूडेंट्स भी भाई फ्रांसीसी कितना आगे, क्योंकि भारत में है ना 1600 ईस्वी में ब्रिटिश आए थे भाई। क्योंकि इसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, जो मध्यकालीन, जो ब्रिटिश कालीन जो इतिहास है उसको समझाने के लिए, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन समझाने के लिए मैं 1-2 बात बता रहा हूं स्टूडेंट्स। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में हॉलैंड से डच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई भाई, हॉलैंड से आए थे भाई। इसी तरह 1616 में और 1664 में पुर्तगाली और फ्रांसीसी आए भाई। और फ्रांसीसी तन ऊंचा हुआ कि भाई हम ऑर्डर है वहां, और
अंग्रेज न्यू चाहने लगे कि हमारा कब्जा करा भारत के ऊपर। यूरोप महाद्वीप के बहुत सारे देशों ने, जो अन्य जिन 5 महाद्वीपों पर, यूरोप को छोड़ करके जो 5 महाद्वीप बच गए, वैसे तो 7 महाद्वीप हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप पर जीवन संभव नहीं है, तो 6 महाद्वीप पर जीवन संभव। यूरोप महाद्वीप के देश ना 5 अन्य जो महाद्वीप है ना भाई, उनके ज्यादातर देशों को गुलाम कर लिया था अंग्रेज। अमेरिका भी गुलाम हो गया था। 1774 में स्वतंत्र हुआ है। उसी तरह ये जो 1664 में 1616 में जो यूरोप के कई देश यहां आए, अंग्रेजा के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई हुई। कर्नाटक की पहली, दूसरी और तीसरी। ज्यादातर क्षेत्र जो है ना फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजा का हार है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जैसे चंदरनगर जो अब पश्चिम बंगाल में आवा है भाई, इस पे, और इब वर्तमान समय में पांडिचेरी, इन क्षेत्रों के ऊपर फ्रांसीसियों का यह अधिकार था भाई। ये बात आ गई भाई, अंग्रेजा तथा समस्या अंग्रेजा तथा समस्या का समाधान हो गया था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए थे। और दूसरी समस्या इन रियासतों को 565 जो देश थे या रियासत थी उनको मिलाने की समस्या थी। ज्यादातर को तो मिलाने की कोशिश करने लगे, जिसमें कुछ हिस्सा जो है, जो चंदरनगर, पांडिचेरी, ये जो है फ्रांसीसिया के अधीन थी। ये फ्रांसीसी अधिकारियों ने बात करी भारत सरकार ने, अब भाई ये हमारे को दो, ये क्योंकि हमारे ऐसी है। तो फ्रांसीसी सरकार ने ये कहा कि भाई जो अगर जनता वहां की खुश है, अगर हमारे शासन तक खुश है तो हमारे अधीन रहेगी। अगर थारे में मिलना चाहे है तो आप वोट गिरवा दें, जनमत संग्रह करा दें, हम आपको इसमें मिल जाएगा आपको। और 1950 में चंदरनगर, जिसको औपचारिक रूप से 1954-55 में 54 में पश्चिम बंगाल में मिलाया गया भाई। और 1953-54 के दौरान ही पांडिचेरी को भी जनमत संग्रह के द्वारा फ्रांसीसियों से स्वतंत्र करा लिया। इस प्रकार चंदरनगर, पांडिचेरी के अधीन पहले बहुत सारे क्षेत्र थे, अब एक ये स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बना रखा है, उन सबको मिला करके इस प्रकार पांडिचेरी तथा चंदरनगर आदि क्षेत्रों को फ्रांसीसियों मुक्ति कराई और जो भारत के अभिन्न अंग बने। इसी तरह भाई एक समस्या और थी, या तो फ्रांसीसिया की समस्या थी। जिस तरह चंदरनगर तथा पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधीन थे, उसी तरह गोवा, दमन और दीव, ये क्षेत्र भी ये पुर्तगालिया के अधीन थे भाई। ये पुर्तगालिया के अधीन थे तो भाई फ्रांसीसिया ने तो जनमत संग्रह से वह सौंप दिए अड़े, भारतीय संघ में मिला लिए, लेकिन पुर्तगालिया ने भाई मना कर दिया। और भारत इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तथा यूएनओ के सामान्य सभा में ले गया। तो यूएनओ की जो सामान्य सभा थी उसने सुझाव दिया कि आत्म निर्णय से फैसला कर लो, लेकिन पुर्तगाली नहीं माने भाई, जिससे दिसंबर 18 दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने कार्रवाई करी 3000 सैनिकों के द्वारा 19 दिसंबर को आत्मसमर्पण करवा दिया और 1961 को भारत में गोवा, दमन और दीव को मिला लिया भाई। इस प्रकार गोवा, दमन, दीव मिला और 1987 में जाकर ये जो गोवा है एक स्वतंत्र राज्य बन गया। वर्तमान समय में भारत के 28 राज्य है, उनमें एक राज्य गोवा है। इस प्रकार भाई बहुत सारी रियासतों को, बहुत सारे क्षेत्रों को भारत ने स्वतंत्र करा करके अपने अखंड भारत में मिलाने में बहुत सारी दिक्कत हुई है। तो स्टूडेंट्स, हम सब का कर्तव्य बनता है कि भाई हमारा जो अखंड भारत है ये प्रगति पर जाए और दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। तो हम सब इसके अपने कर्तव्य पर अग्रसर रहें और इसकी रक्षा करें। और मैं आशा करता हूं आपको ये जो रियासतों को मिलान या विलय भारत में किस तरह हुआ है, इन पर आपने अमल किया होगा, समझा होगा।
भविष्य में जो स्वतंत्र भारत की जो राजनीतिक घटनाएं हैं उसके ऊपर अपनी जो अगली वीडियो आएगी, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, ताकि भविष्य में भी जो वीडियो बनाई जाएंगी ऑल सब्जेक्ट्स की वो आपके पास पहुंच सके। इसी के साथ धन्यवाद।